वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एम केमिस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जो कि हमने आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट केमिस्ट्री से लिए हुए हैं। और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं ये 2022 में जो पेपर हुआ था वहीं से मैंने एक्सट्रैक्ट किए हुए हैं। और एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसी चैप्टर से हैं। और जो ये चैप्टर हम अपने वीकली जो टारगेट्स हैं उसमें भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQs लिए हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स हैं ये हम कर चुके हैं। तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरा मैं बता दूं, जितने भी क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के हैं, क्योंकि 150 क्वेश्चंस आते हैं आपके पेपर में और 300 मार्क्स कैरी करते हैं। तो हर एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। और यहाँ पे अप्रोक्सीमेट 16 क्वेश्चंस हैं जो आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हेलो एल्केन से आए हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ओजोनोलाइसिस ऑफ एन एल्कीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद ZnH2O यील्ड्स एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। द एल्कीन इज, तो आपको क्या बताना है कि आपके पास कौन सी एल्कीन है जिसका अगर हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो हमें एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड मिलता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो आंसर इसका दिया हुआ है वो है प्रोपीन, सेकेंड 2 ब्यूटीन, थर्ड है 2 मिथाइल प्रोपीन और उसका फोर्थ आंसर है 2 पेंटीन। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट आंसर वो मैं बता रही हूँ, इसका थर्ड आंसर है 2 मिथाइल प्रोपीन। तो आपको पता है 2 मिथाइल प्रोपीन का सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर में जो है आपका 2 मिथाइल प्रोपीन, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो हैं वो यहाँ पे 3 होंगे। और प्रोपीन है तो इसका मतलब 1 आपके पास डबल बॉन्ड भी आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और 2 पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो आपको नंबर ऑफ़ कार्बन एटम जो कि आपका 2 है उस पर आपको मिथाइल ग्रुप लगा देना है। ठीक है, और मिथाइल ग्रुप आपको पता ही है CH3 होता है, तो आपको क्या करना है CH3 ग्रुप वहाँ पे अटैच कर देना है। ओके, तो जब हम CH3 ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर देते हैं तो आपको वैलेंसी देखनी होती है। हर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वाला जो फर्स्ट कार्बन है उस पर आपके 2 डबल बॉन्ड आ गए, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही आपके हाइड्रोजन एटम आएंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 लिखा गया लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, CH2 डबल बॉन्ड CH3 और CH3। तो आपको पता है जब भी हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन एटम फर्स्ट पार्ट को और एक ऑक्सीजन सेकंड पार्ट को आपको यहाँ से मिलता है। तो फर्स्ट पार्ट पे जब आपको ऑक्सीजन मिलेगा तो ये वाला जो ग्रुप है फर्स्ट वाला ये एक कंपाउंड बनेगा जो कि एसीटोन है। और सेकंड आपको OCH2, इसको अगर हम रीअरेंज करते हैं तो ये फॉर्मेल्डिहाइड जो आपका है वही फॉर्मूला यहाँ पे मीथेनॉल का बनता है HCHO। ठीक है, HCHO जो फॉर्मूला है वो फॉर्मेल्डिहाइड का होगा। तो जब भी आपको एल्कीन से एसीटोन या फॉर्मेल्डिहाइड बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो मॉलिक्यूल है उसमें आप एक आइसो ग्रुप ज़रूर अटैच हो, क्योंकि आइसो ग्रुप जब अटैच होता है तो वो कैसे होता है, जब आपकी एक कार्बन चेन है और उसके लास्ट में आपको एक कार्बन छोड़ के, या फिर मैं बात करूँ जो टर्मिनल कार्बन है उससे पहले वाले कार्बन पे CH3 अटैच है, तो वो आपका क्या होता है, आइसो ग्रुप होता है। तो आपको वहाँ से क्या मिलेगा, एक एसीटोन मिल जाता है और दूसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज 3। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, कन्फर्मेशंस आर डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम। ये कहता है कि जब भी हम किसी भी कंपाउंड में एटम्स की स्पेशियल अरेंजमेंट को चेंज करते हैं तो आपको कन्फर्मेशंस मिलते हैं। ठीक है, तो वो कन्फर्मेशंस कैसे मिलते हैं, जब हम रोटेशन बाय ए सिंगल बॉन्ड करते हैं, रोटेशन बाय ए डबल बॉन्ड, रिफ्लेक्शन थ्रू ए प्लेन और ट्रांसलेशन अलोंग द सिंगल बॉन्ड एक्सिस। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कन्फर्मेशंस आपके सिंगल बॉन्ड के रोटेशन से मिलते हैं या फिर डबल बॉन्ड के रोटेशन से मिलते हैं, या फिर आप प्लेन का जो रिफ्लेक्शन होता है वहाँ से आपको मिलते हैं, या फिर आप ट्रांसलेशन करते हो। तो इसका आंसर होगा, वो फर्स्ट आंसर होगा, रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड। जब आप सिंगल बॉन्ड के रोटेशन करते हो तभी आपको स्पेशल अरेंजमेंट्स जो मिलती है एटम्स की वो अलग मिलती है और आपको हर स्पेशल अरेंजमेंट पे एक डिफरेंट कन्फर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 ऑफ एल्काइल हैलाइड विच हैज़ ए हैलोजन बियरिंग ग्रुप अटैच्ड टू कायरलिटी सेंटर, द अनट्रू स्टेटमेंट इज। तो आपको क्या बताना है कि आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि SN2 है, तो आप इसमें अनट्रू बताना है आपको।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन ईच ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल इज 1 ईच। तो ये बिल्कुल सही बात है। SN2 जब मैकेनिज्म होता है तो आपका क्या होता है, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो ईच के रेस्पेक्ट में, मतलब न्यूक्लियोफाइल भी है और एल्काइल हैलाइड दोनों के केस में आपका 1-1 होता है। तो इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा 4th, मोर देन 1 स्टीरियो आइसोमर आर फॉर्म। ये गलत बात है, बाकी ऊपर के तीनों करेक्ट हैं। बोथ RX एंड न्यूक्लियोफाइल आर इन्वॉल्व इन ट्रांजिशन स्टेट। तो जो आपका एल्काइल हैलाइड है और न्यूक्लियोफाइल दोनों इन्वॉल्व होते हैं, और कन्फिग्रेशन जो आपका है वो इन्वर्टेड मिलता है विद रेस्पेक्ट टू एल्काइल हैलाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका 4th, जो कि आपका गलत है, बाकी आपके सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज ग्रुप्स। ये कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं, इनको आपको डिक्रीजिंग प्रायोरिटी फॉर RS कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए भी आपको दिया है क्योंकि अभी जो लास्ट 2022 में जो पेपर आया था उसमें भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। और आप देखेंगे जो हमारा वीकली टारगेट था उसमें भी मैंने आपको RS कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है। इसी वजह से मैंने ये वाले क्वेश्चंस यहाँ पे पहले लिए हुए हैं, क्योंकि उसका रीज़न है कि आप जो भी अब पढ़ाई करते हो उसके साथ साथ में PYQs भी अगर हो जाते हैं तो एक आपको ब्रीफ रिव्यू मिल जाता है कि किस तरीके से आप पेपर को एनालाइज करेंगे और किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है CS2OH, CS3H, CS2, CS2OH। तो ये वाले ग्रुप्स हैं, इनको RS कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी के ऑर्डर में लिखना है। तो ये इस तरीके से 1, 2, 3 और 4th आपको इस तरीके से ऑर्डर दिया हुआ है। तो आपका इसका में करेक्ट आंसर होगा वो 3rd होगा। क्यों? क्योंकि इसमें देखो जो डायरेक्टली अटैच जो कायरल सेंटर होता है उसमें डायरेक्टली अटैच जो भी एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है। अगर एटॉमिक नंबर ज़्यादा है तो उसी को हम प्रायोरिटी 1 देते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो कार्बन 3rd वाला जो ऑप्शन है उसमें जो अटैच्ड है उसमें सबसे पहले डायरेक्टली अटैच जो एटम है वो कार्बन है। लेकिन आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन में भी और 3rd में भी, ऑप्शन का मतलब इसी 3rd वाले ऑप्शन में CS2 में भी OH में और CS2OH में भी आपके कार्बन है। CS3 में भी कार्बन आता है और हाइड्रोजन में क्या आता है? सिर्फ हाइड्रोजन। तो कार्बन तो इन तीनों में ही है, एक हाइड्रोजन को छोड़ के। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन सेकंड इससे आगे वाले में CS2OH वाले में कार्बन जुड़ा हुआ है। तो पहले प्रायोरिटी हम ऑक्सीजन वाले को देंगे, फिर CS2 में कार्बन वाले को, और फिर आपका CS3 और लास्ट में आपका हाइड्रोजन। क्योंकि एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम जो कि स्टीरियो कार्बन से जुड़ा हुआ है, कायरल कार्बन एटम से जुड़ा होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम प्रायोरिटी ऑर्डर उनका डिसाइड करते हैं, जो कि आपका डायरेक्टली अटैच होता है कायरल कार्बन एटम से। तो मैं आपको बता दूं कायरल कार्बन एटम वो होता है जो 4 डिफरेंट एटम या ग्रुप ऑफ एटम से जुड़ा होता है, उसी को हम कायरल एटम बोलते हैं। और उसके जो डायरेक्टली अटैच जो एटम होता है उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे तो सबसे बड़ा जो एटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन का है, फिर उसके बाद कार्बन का है, 3rd वाले में ऑलरेडी कार्बन है, और 4th जो आपका हाइड्रोजन है तो वो वाला है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो 3rd आंसर है, क्योंकि मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि एटॉमिक नंबर जिसका ज़्यादा होता है वही उसी प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो इसमें सिर्फ आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा हुआ था प्रायोरिटी ऑर्डर का RS कॉन्फ़िगरेशन में। तो उसमें बाद में आपको ये नहीं पूछा कि कोई मॉलिक्यूल दिया है और उस मॉलिक्यूल की RS कॉन्फ़िगरेशन। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद है वुड्स रिएक्शन एंड कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। देखो आपको प्रिपरेशन ईथेन की करनी है, प्रोपेन की करनी है, मीथेन की करनी है या फिर ब्यूटेन की करनी है। तो आप कह रहे हो कि इनमें से कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें आप वुड्स रिएक्शन से उनकी प्रिपरेशन नहीं कर सकते? तो उसका आंसर हो जाएगा मीथेन। क्योंकि आपको पता है जब भी वुड्स रिएक्शन होती है या फिर कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जो अभी आपका हाइड्रोकार्बन बनता है उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डबल हो जाते हैं। सपोज आपने ईथेन लिया है तो ईथेन से अगर आप वुड्स रिएक्शन बनाएंगे, वुड्स रिएक्शन से फॉर्मेशन करेंगे इसकी, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। प्रोपेन में आपके 6 बन जाएंगे। और मीथेन अगर आपके पास मॉलिक्यूल है तो वहाँ से आपको ईथेन की फॉर्मेशन हो जाती है। ब्यूटेन से आपको इसी तरीके से आप उसमें और ब्यूटेन लेंगे तो उसी तरीके से आपके डबल कार्बन एटम की चेन का हाइड्रोकार्बन आपको फॉर्मेशन होती है वहाँ पे। तो ये कहता है कि अगर आपको मीथेन बनाना है तो मीथेन में तो सिंगल एक ही कार्बन एटम होता है। आपको पता है वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होते हैं? डबल होते हैं। तो इसी वजह से आप इस रिएक्शन से मीथेन नहीं बना सकते हो। प्रोपेन जो भी आपका प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 2 होते हैं, ईजिली बना सकते हो।
3 वाले भी बना सकते हो और 4 वाले भी बना सकते हो, लेकिन मीथेन में ओनली 1 कार्बन एटम होता है जो कि आप वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हो। रीज़न इसका मैंने बता दिया है आपको कि वुड्स रिएक्शन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके डबल हो जाते हैं। अगर कोई भी आपका रिएजेंट है, कोई भी आपका रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डबल ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाली इसकी एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाती है। तो इजीली आपको देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, इनमें आपको देखते ही पता लग जाएगा आंसर। इसमें कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि वुड्स रिएक्शन होती है, उसमें आपके कार्बन एटम्स क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, डबल होंगे तो कोई सिंगल कार्बन एटम है या फिर ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, वो आपके नहीं बनने वाले। ठीक है, तो मीथेन जो होता है यहाँ पे सिंपल 1 कार्बन एटम है यहाँ पे, तो मीथेन की फॉर्मेशन नहीं होगी, और बाकी इथेन की हो जाएगी, प्रोपेन की हो जाएगी, ब्यूटेन की हो जाएगी, लेकिन मीथेन की यहाँ पे नहीं हो पाती है। ओके, तो इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन को देख सकते हो कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन सी एल्केन्स देती हैं। तो सबसे पहले तो जब तक आप इनका स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, तो आपको सबसे पहले इनका स्ट्रक्चर बना के देखना पड़ेगा। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी एल्कीन ऐसी है जो कि आपकी मोर सब्सटीट्यूटेड है, मतलब आपके पास जो एल्कीन बनेगी उसमें ऐसे आपको 2 ग्रुप्स ऐसे होने चाहिए जो कि आपके डिफरेंट हो। अगर आपके ग्रुप सेम हैं तो आप वहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं दिखा सकते। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 2 ब्यूटीन। तो अभी मैं आपको 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से 2 ब्यूटीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनते हैं। अब बात करते हैं कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं वो उसमें क्या बनता है। जैसे आपका एक एल्कीन जो है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स उसके क्या बन जाएंगे, सिस और ट्रांस बन जाएंगे। ठीक है, तो सिस वाले में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है तो ठीक है, तो अगर आपके पास कोई भी एल्कीन है तो उसमें जो एल्काइल ग्रुप है अटैच्ड, उनकी पोजीशन आपको देखनी है। ठीक है, अगर आपके पास डबली बॉन्डेड जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास 2 एल्काइल ग्रुप अटैच है, एल्काइल ग्रुप या फिर जो भी 2 एटम भी हो सकते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस पोजीशन में आपको सबसे पहले देखना है कि जो जो एटम्स हैं या फिर एटम्स ऑफ ग्रुप हैं, दोनों ही कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, उनमें सेम एटम्स अगर एक ही साइड में अटैच हैं तो वो क्या हो जाता है, सिस, और अगर वो दूसरे साइड में मतलब जुड़े हुए हैं तो वो क्या हो जाता है, ट्रांस हो जाता है। तो सबसे पहले तो जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे पता नहीं चलेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट वाला कार्बन एटम है उससे CH3 अटैच है और दूसरा हाइड्रोजन एटम अटैच्ड है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो आपका सेकंड कार्बन एटम है उससे भी क्या अटैच्ड है, हाइड्रोजन अटैच है, और दूसरा आपका CH3 जो ग्रुप है वो वाला एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है। तो आपको देखना है कि फर्स्ट वाले पे भी सेम है और सेकंड वाले पे भी सेम है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि 2 आइसोमर्स बन सकते हैं आपके, एक तो आपका सिस बन सकता है और दूसरा आपका ट्रांस बन सकता है। सिस कब बनेगा, जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम है उनमें ऊपर की साइड दोनों ही CH3 हो और नीचे की साइड दोनों क्या हो, हाइड्रोजन अटैच्ड हो, तो हम उसको क्या बोल देंगे, सिस बोल देंगे। और अगर एक CH3 फर्स्ट कार्बन एटम पे ऊपर की तरफ है और दूसरे कार्बन पे नीचे की तरफ है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब सिंपल ये है कि आपके पास जब तक आप उसका स्ट्रक्चर नहीं लिखेंगे आंसर नहीं आने वाला है। तो 2 ब्यूटीन में क्या होता है कि आपके पास मोर एल्काइलेटेड जो आपकी एल्कीन है वो बनती है। प्रोपाइल फर्स्ट आंसर की अगर हम बात करें प्रोपाइलिन, तो इसमें आपका फर्स्ट पोजीशन पे एल्कीन बनेगी, तो वहाँ से आप फर्स्ट पोजीशन पे जो आपका फर्स्ट कार्बन एटम है, और उसके बाद 1 ब्यूटीन पे भी फर्स्ट कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड मिलेगा आपको। आइसोब्यूटीन में आपका क्या हो जाता है, दोनों एक जैसे ग्रुप बन जाते हैं, CH3 अटैच होते हैं, तो उस पोजीशन पे भी आप डिफाइन नहीं कर पाते कि ये सिस है या फिर ट्रांस है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ टोल्यूइन विद Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट डज नॉट यील्ड। तो आपको बताना है कि कौन सा नहीं बनेगा लाइट की प्रेजेंस में। तो फर्स्ट आंसर है आपका बेंजाइल क्लोराइड, सेकंड आपका है बेंजल क्लोराइड, और तीसरा आपका है बेंजो ट्राई क्लोराइड, और फोर्थ आंसर है आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो आपको इनमें से देख के बताना होता है, क्योंकि इसमें जब तक आप रिएक्शन नहीं लिखेंगे आपको आंसर नहीं आना वाला। तो और दूसरी बात, जब आपको पता है कि लाइट में और या हीट में कोई भी रिएक्शंस होती हैं तो किस टाइप की रिएक्शंस आपकी शो होती हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है,
कि कौन सी रिएक्शंस है वो आपकी बनती हैं किस वाले रिएजेंट से। तो जो आपके पास रिएक्शंस की कुछ कंडीशंस होती है, हीट और लाइट की प्रेजेंस में कौन सी बनती है, कौन सी नहीं बनती है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4th क्लोरोबेंजीन, क्योंकि क्लोरोबेंजीन है वो आपका नहीं बनेगा। और बाकी जो आपका बेंजाइल क्लोराइड है, बेंजल और बेंजो, ये आपके बन जाएंगे रीजन, क्योंकि ये वाली जो रिएक्शन होती हैं ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती हैं। जो जब भी लाइट और हीट की प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन होती है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो करती है। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आपके क्या बन जाएंगे, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड और आपका बेंजो ट्राई क्लोराइड। बट क्लोरोबेंजीन जब बनता है तो वो आपके डायरेक्टली अटैच्ड होता है, ठीक है, और वहाँ से टोल्यूइन से मिथाइल ग्रुप हटके और क्लोरीन लगता है, तो वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, जिसकी वजह से आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। बट हीट और लाइट के प्रेजेंस में आपको क्या बनाना है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है, तो जो कि आपका बेंजाइल, बेंजल और बेंजो ट्राइक्लोराइड बन जाता है, लेकिन क्लोरोबेंजीन आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो जो क्लोरोबेंजीन है वो बनता कैसे है, जब आपके पास टोल्यूइन होता है और Cl2 की प्रेजेंस में आप AlCl2 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में कंडीशन में जब आप लगाते हैं तो आपका बाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो आपका होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वहाँ पे, तो उसकी वजह से आपका क्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अगर आप करा रहे हैं तो आपको जो आपका साइड चेन है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है, मतलब आपका बेंजीन पे जो CH3 लगा हुआ होता है वहीं पे आपका Cl2 अटैच होता है साइड चेन में। तो आप देखेंगे कि कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको पकड़ना होता है और आपका जो आंसर है वो विदिन सेकेंड्स हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द नंबर ऑफ पॉसिबल मोनोक्लोरो स्ट्रक्चर आइसोमर फ्रॉम CH3 ट्वाइस CH2 CH3 इज। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर आइसोमर्स बताने हैं, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें आपको क्या करना है, इसका स्ट्रक्चर्स बना के देखने हैं और पॉसिबल जितने भी मोनोक्लोरो बनाने हैं वो तो इसमें 4 बनेंगे मैक्सिमम, आप बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी आपको बताना है। तो स्टेबिलिटी के लिए जो आपका R ग्रुप होता है, जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतना ही कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, और कोई भी विड्रॉइंग ग्रुप होता है उसकी स्टेबिलिटी को कम करता है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, वो विड्रॉ करता है। और पॉजिटिव चार्ज है आपको पता है कार्बोकेटाइन के पास, तो इसके पास जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके आसपास रहेंगे उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, जितने इलेक्ट्रॉन इससे दूर जाएंगे ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला इसका आंसर होगा जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि बाकी सब में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, फर्स्ट में नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अबाउट RMGX, जो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से जाना जाता है, उसमें ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। पहला है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एडिशन ऑफ RX टू एन एक्सेस ऑफ सस्पेंडेड मैग्नीशियम इन सॉल्वेंट। बिल्कुल सही बात है, कोई भी अल्काइल हैलाइड लेते हैं और मैग्नीशियम के प्रेजेंस में कोई भी एक सॉल्वेंट ले लेते हैं और ड्राई ईथर जो आपसे आपका, तो उससे RMGX बन जाता है, ठीक है। सॉल्वेंट मस्ट बी नॉन प्रोटिक पोलर, ये भी बिल्कुल सही बात है, नॉन प्रोटिक पोलर्स होते हैं। और इट कैन बी स्टोर्ड लाइक एनी अदर एनिमल्स, नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। इट कैन बी स्टोर, इसको हम स्टोर नहीं कर सकते बाकी केमिकल्स की तरह, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें वो थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ऑप्शन वो गलत है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट है आपका, इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स द बेंजीन रिंग टू जनरेट इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ कॉम्प्लेक्स इज लोअर एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी का आपको बताना है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो इन सब में आपको स्टेबल बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव चार्ज है आपके पास रिंग पे, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो ग्रुप हैं वो तो इसको अनस्टेबल ही करेंगे। और बाकी ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज को पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो ये क्या करेंगे, रिंग में जो आपकी पॉजिटिव डेंसिटी है जो कि कम है उसको और कम कर देंगे, ठीक है। तो एक तरीके से वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाता है। लेकिन हमें क्या बताना है, लोअर एनर्जी का बताना है। और लोअर एनर्जी कब होगी, जब मॉलिक्यूल आपका मोर स्टेबल होगा। और मोर स्टेबल कब होता है, जब आपके पास मॉलिक्यूल में या तो कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो, या फिर आपका जैसे इस ऑप्शन में तो कोई भी नहीं दिख रहा आपको, लेकिन हाँ इतना पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाले से ज़्यादा स्टेबल ही मिलेगा, क्योंकि NO2 एक क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा,
जो आपके पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे, रिंग डेंसिटी को और कम कर देता है बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रिंग, जो कि आपकी बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी आप वहाँ से बता सकते हो, उसकी एनर्जी को डिफाइन कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेंजीन एक्सेप्ट। आपको बताना है कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बेंजीन की होती हैं और कौन सी नहीं है। तो ये नई वाली पूछ रहा है कि कौन सी नहीं है। बेंजीन इज़ प्लेनर, या डेफिनेटली बेंजीन क्या होता है, प्लेनर होता है। देयर इज़ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन भी होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद थर्ड ऑप्शन है बेंजीन ओबेज हक्कल रूल, ये भी आपको पता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को आपको ओबे करता है, वो भी सही है। लेकिन फोर्थ आंसर में आपको पता है कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ जो बेंजीन में होती है वो 133 पिकोमीटर इसने बताई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कितनी होती है, 139 पिकोमीटर होती है, जो कि यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो इसने यही पूछा था कि गलत आंसर आपका कौन सा है, तो वो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके यहाँ से आ रहे हैं। सिंपल एक बेंजीन है और बेंजीन के बारे में आपको कुछ पूछा हुआ है। ऐसे अगर आपको ये नहीं भी पता ना कि इसकी 133 पिकोमीटर होती है, तो आप ये भी देखेंगे ऊपर वाले जो 3 आंसर्स हैं ना वो बिल्कुल करेक्ट है। प्लेनर भी होता है, हक्कल रूल को भी ओबे करता है, और पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकलाइजेशन भी होता है कंप्लीट रिंग के अंदर। तो आपको पता है जब 3 क्वेश्चंस हैं, इसके 3 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन फोर्थ अगर हमें कन्फ्यूजन भी है, हमें एक्यूरेट इसका नहीं भी पता, तो भी हम इस क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द आर कॉन्फ़िगरेशन। तो मैंने आपको बताया था आर और एस जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो अभी आपने इसी पेपर में देखा, उसमें सबसे पहले आपको डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर पूछा हुआ था एटम्स का। ठीक है, आर एस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, और अभी यहाँ पे इसमें आर कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक से आपके 2 क्वेश्चंस यहाँ से आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है आरपीएससी के लिए, जो कि आपके फर्स्ट यूनिट से ही आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आर और एस कन्फिग्रेशन के लिए मैंने आपको बताया था सबसे पहले कायरल जो एटम होता है, कार्बन एटम, तो वहाँ से आपको प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेना होता है एटम्स का। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें जो मैंने आपको बताया फोर्थ आंसर इसका करेक्ट है, वो कैसे है वो आप देखेंगे। क्योंकि देखो जो कायरल कार्बन एटम है, जिसको हम प्लस के साइन से बीच में दिखाया हुआ है, तो ऊपर आपके CH3 है, नीचे CS2 CH3 है, और यहाँ पे लेफ्ट में OH और राइट में आपका क्या दिखाया हुआ है, हाइड्रोजन है। तो आप देखो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम ऑक्सीजन को, क्योंकि ऑक्सीजन से कनेक्ट है, सेकंड कार्बन, और थर्ड CH3 को देंगे क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है, और फोर्थ आपका हाइड्रोजन हो जाता है। तो जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप है जो कि हाइड्रोजन है, वो आप देखेंगे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर अटैच्ड है। लेकिन जो आर एस नोमेनक्लेचर जब हम बताते हैं तो उसमें हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी देखेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा रूल ओबे हो रहा है, तो यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होता है तो आपको पता है एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, लेकिन वो कब होता है, जब आपका जो फोर्थ प्रायोरिटी, जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का जो एटम होता है, वो आपके क्या हो, वर्टिकल लाइन पे अटैच्ड होता है, हॉरिजॉन्टल पे ना होके क्या हो, वर्टिकल। तो आप देखेंगे एंटी क्लॉक होते हुए भी, एस कॉन्फ़िगरेशन होते हुए भी हम इसको क्या बताएंगे, आर कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी का एटम है दैट इज़ हाइड्रोजन एटम, विच इज़ ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, जो कि आपका नहीं होना चाहिए, वो कहाँ पे होना चाहिए, सबसे वर्टिकल लाइन पे अटैच होना चाहिए। ठीक है, यही हाइड्रोजन अगर आपका वर्टिकल लाइन पे होता है और एंटी क्लॉकवाइज होता है तो यहाँ पे एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता, लेकिन अब फिलहाल ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इसमें फोर्थ ग्रुप है वो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ठीक है, और जो रूल फॉलो हो रहा है वो आपका कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज विथ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट्स वाई इट इज़ कन्वर्टेड इनटू आर कन्फिग्रेशन फ्रॉम एस कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन है आर एस से, यहाँ पे आपके 4 नंबर के क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आए हुए हैं, और ये बहुत इजी टॉपिक है। इसमें आपको कुछ देखना है, सिंपल आपको एटम्स का, जो भी एटम है उसका एटॉमिक नंबर देखना होता है, एटम्स की जो प्रायोरिटी ऑर्डर देखना होता है कि कौन सा प्रायोरिटी ऑर्डर ज़्यादा है, किसका किसका कम है, और उसके बाद क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप देख लेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे थर्ड वन जो आपका फोर्थ प्रायोरिटी का एटम है वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन पे है या फिर वर्टिकल लाइन पे है, तो उसी के बेसिस पे आप क्या बता देंगे, आर या एस नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके 2 नंबर आपको मिल जाते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन सीक्वेंस, आपको यहाँ पे एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स वाला टॉपिक, इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये कॉम्बो क्वेश्चन है, इसमें आपको एल्केन एल्कीन की नॉलेज भी होनी चाहिए, एल्काइल हैलाइड्स की भी होनी चाहिए। तो ये इस तरीके से मैंने ये जो टॉपिक देने का ये जो PYQ है मैंने इसमें इसी क्वेश्चंस को रखा है जिसमें एल्केन भी आए, एल्कीन भी, एल्काइंस भी, आपका हेलो एल्केन्स भी इन्वॉल्व हो जाए। तो आप देखेंगे इसका जो आंसर है ना ये मैंने आपको सेकंड बताया है। इसमें सेकंड क्यों बताया, देखो ये वाला जो है एल्काइल हैलाइड आप लेंगे, जो भी एल्काइल हैलाइड है उसकी रिएक्शन किस रिएजेंट से कराएं कि एल्कीन बन जाए। तो आपको पता है कि हेलो एल्केन से एल्कीन बनाने का एक ही मेथड होता है जो कि आपका बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब वहाँ से एक हाइड्रोजन एटम हट जाता है और दूसरा आपका हेलोजन, तो हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों निकलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। और डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन में आपका जो हाइड्रोजन जो प्रेजेंट होता है वो आपके बीटा पोजीशन से होता है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस भी बोल देते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट है वो आपका रिएजेंट वो आप कौन सा लेते हैं, एल्कोहलिक केओच। जब हम एल्कोहलिक केओच के साथ रिएक्शन कराते हैं तभी आपका बीटा हाइड्रोजिनेशन होता है और वहीं से बीटा एलिमिनेशन, और जिससे आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन से आपको एल्कीन बनती है। ठीक है, तो बी आपका क्या रहेगा, तो आप सिंपल देखेंगे एल्कीन से आपने यहाँ पे सब्सटीट्यूटेड हेलो एल्केन्स आपको बना दिए, बी आर दोनों CH2 से आपका अटैच हो जाता है। तो सिंपल ये एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शंस किसकी प्रेजेंस में हो गई, Br2 की प्रेजेंस में भी हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पे आपका एडिशन रिएक्शंस हो जाती है। तो एल्कीन में Br2 की रिएक्शंस अगर हम करेंगे तो आपका क्या बन जाता है, CH2Br और CH2Br। ठीक है, यहाँ पे विस्नल डाई हैलाइड आपका ये बन जाता है। ठीक है, विस्नल डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो भी हेलोजन एटम्स होते हैं दो, वो आपके डिफरेंट कार्बन एटम से अटैच्ड हो जाते हैं। ठीक है, उस तरीके से उसमें सी ऑप्शन जो आपका है वो आपका है क्या आप बनाएंगे CH2 CH और Br। अब यहाँ से आप देखेंगे कि CH2 था, एक आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और दूसरा आपका ब्रोमीन यहाँ से निकल जाता है। तो फिर दोबारा से ये आपका डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन है, तो अगेन हम यहाँ पे क्या लेंगे, एल्कोहलिक केओज ले लेंगे। और लास्ट में आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या बना हुआ है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से आपकी एल्काइन की फॉर्मेशन हो गई। तो आपको पता है जब हम एल्काइंस की फॉर्मेशन यहाँ से करते हैं तो आप क्या ले सकते हैं, आप दोबारा देखो एल्कोहलिक तो नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सिंपल ये भी कर सकते थे, एल्कोहलिक केओच भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया, NaNH2, क्योंकि ऑप्शन में आपके यहाँ पे क्या दिया हुआ है, NaH2 जो कि आपका एक बेस हो जाता है। NH2 नेगेटिव है यहाँ पे, वो क्या करेगा, बीटा हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल लेगा और फिर क्या होगा, यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा और Br यहाँ से निकल जाता है, NaBr बनेगा और NH2 बेस है वो हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेगा यहाँ से, और तो आपका क्या बन जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन यहाँ से हो जाएगी। तो इसमें देखो आपका सब्स्टिट्यूशन भी था, एडिशन रिएक्शंस भी था, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी था, इस तरीके से तो आपको बहुत सारी रिएक्शंस का एक कॉम्बो भी इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिल सकता है। तो आपको क्या करना है कि हर की पॉइंट्स को यहाँ से देखना होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।